हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसमें हम फराडे के दोनों लॉ कराएंगे आपको। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहें। और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आप लोगों ने देख लिया होगा। सबसे पहले हम एक टर्म को डिफाइन करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट इन इट्स aqueous सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन रही। अब हम थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने की प्रक्रिया, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो। मतलब आप, सिंपल सी बात है, आप इलेक्ट्रिक करंट, आप किसी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोड डिकम्पोज होगा। और डिकम्पोज होगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, वो टूट टूट के जाएगा, आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो आयंस के फॉर्म में नीचे सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। अब जाएगा तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण इलेक्ट्रोलाइट्स का डिकम्पोजिशन होना हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हमारे पास जो है फराडे के लॉ हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। तो पहला फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम देख लेते हैं, ये क्या कहता है। बड़ा सिंपल तरीके से समझाएंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए, Faraday's first law of electrolysis states that the mass of any substance dissolved or liberated in any electrode। मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट से टूट करके गिरने वाला मास, मतलब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये जो हमारे रॉड है ये आयंस में टूट टूट के नीचे गिरेगी। अब आयंस में टूट टूट के नीचे गिरेगी तो किस रेट से गिरेगी, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहा है फराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो क्या कह रहा है कि फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट दैट द मास ऑफ एनी सबस्टांस, किसी सबस्टांस का मास यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट का मास, डिसॉल्व और लिबरेटेड एनी इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रोड के अंदर लिबरेटेड होने वाला क्या रहेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो किसके बराबर रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब आपने कितना चार्ज पास कराया वही डिसाइड करेगा कि आपका सब्सटेंस कितना टूटेगा। सिंपल सी बात करें तो जो मास रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा चार्ज के, मतलब कितना टूटेगा। अगर आप इन इलेक्ट्रोड से कम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कम इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, और ज़्यादा पास कराओगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा। सिंपल सी बात ये करा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर अगर कोई सब्सटेंस टूट रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो वो हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उस चार्ज के जो आपने उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास कराया है। सिंपल सी बात है, डब्ल्यू यानी कि मास, ये मास किसका है भाई, जो इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है उसका मास है। और ये क्यू क्या है, चार्ज है, जो हमारा चार्ज आ रहा है। तो डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू। डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू। अब आपको पता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की ना बेटा कोई भी वैल्यू नहीं होती है, मतलब कोई भी इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो हम इसे इक्वल टू में चेंज करते हैं। इक्वल टू में चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है, दोनों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो सीधा प्रभाव पड़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट बीच में होनी चाहिए। अब जैसे हम इक्वल इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके इक्वल टू लगाएंगे तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा हमारा जेड क्यू। डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, जेड क्यू। जेड क्या है यहाँ पर, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट जो हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बदले में लगाया है। तो डब्ल्यू बराबर जेड इंटू क्यू। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि सर जो चार्ज होता है ना, क्यों चार्ज क्या होता है, ये होता है करंट इनटू टाइम, यानी कि आई इंटू टी, करंट इनटू टाइम। अब आपको पता है जब हमें क्यू की वैल्यू मिल गई तो क्यों ना हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर पुट करेंगे तो डब्ल्यू बराबर जेड तो हमारा जिट रहेगा, बस क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, आई टी। और ये बन गया हमारा मेन फॉर्मूला फॉर द फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मेन फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू बराबर जेड आई टी। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमने यूज़ किए उनको देख लेते हैं। तो जेड क्या है भाई, जेड हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, आई क्या है, करंट है एम्पियर में, और टाइम क्या है, टी क्या है, टाइम इन सेकंड है, और क्यू क्या है, चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट है, किसी इलेक्ट्रोलाइट से पास होने वाला चार्ज है क्यू। तो आशा करते हैं आपको पहला लॉ समझ में आ गया हो। पहला लॉ क्या कहता है कि भाई जितना भी अमाउंट ऑफ मास लिबरेटेड होगी किसी इलेक्ट्रोलाइट से वो उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। जितना मास छूटेगा वो चार्ज के बराबर रहेगा। अब फराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर चले जाते हैं। फराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए, फराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट दैट when the same quantity of electricity passes through the several different electrolytes, the masses of the substance deposit or liberated respective electrode are directly proportional to the chemical weight। सिंपल सी वही बात कह रहा है, वही फंडा कह रहा है।
वो क्या कह रहा है कि जब भी आप दो इलेक्ट्रोड ले लीजिए अलग से, आपने एक इलेक्ट्रोलाइट ए ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट आपने बी ले लिया, इलेक्ट्रोड बी ले लिया, और आप क्या करो, अगर दोनों के अंदर से सेम चार्ज पास कराते हो, मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराते हो, तो वो सेम अमाउंट ऑफ मास में लिबरेटेड होगा। भाई सिंपल सी बात है, ये तो हम पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि जितना हम चार्ज पास कराएंगे उतनी अमाउंट ऑफ मास हमारा जाएगा। अब वो यही चीज़ बता रहा है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट भी लेते हो, एक इलेक्ट्रोलाइट किसी और कंपोनेंट का ले लेते हो, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट किसी और कंपोनेंट का ले लेते हो, लेकिन अगर अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों के अंदर से सेम पास हो रही है, तो उनका जो मास टूट के गिरेगा वो भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये यही चीज़ कह रहा है। थ्रू द सर्वल डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, द मास ऑफ सब्सटेंस, जो मास डिपॉजिट होगा वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट, उस केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि मास ऑफ डब्ल्यू ए, यानी कि पहले का मास अपॉन में दूसरे का मास बराबर रहेगा, पहले में चार्ज पास दूसरे में चार्ज पास, तो डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू बी बराबर रहेगा हमारा ई ए अपॉन में ई बी। ठीक है, तो सेम करंट आई और सेम टाइम में पास होगा, तो डब्ल्यू ए यानी कि मास ऑफ सब इलेक्ट्रोलाइट ए अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बी बराबर किसके रहेगा, चार्ज ऑफ ए एंड चार्ज ऑफ बी। ठीक है, अब वेयर हमारा जो M1 M2 है वो मासेस ऑफ सब्सटेंस, और E1 E2 क्या है, चार्ज है, इक्विवेलेंट वेट है, चार्ज है रेस्पेक्टिव सब्सटेंस के। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट नहीं, इक्विवेलेंट चार्ज है E1 और E2। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा, फर्स्ट लॉ कहता है W बराबर ZIT, और सेकंड लॉ कहता है हमारे पास WA अपॉन में WB बराबर EA अपॉन में EB। तो ये हमारे दोनों लॉ थे आपके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप हमारे साथ बहुत अच्छा आप व्यवहार करोगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाओगे, और भी हमारे चैनल को बढ़ने में, ग्रो करने में मदद करोगे। धन्यवाद।